ये 5वां चैप्टर है। पिक्चर देख करके आपको क्या अंदाजा हो रहा है, क्या नाम होगा इस चैप्टर का? चैप्टर का नेम है पदार्थों का पृथक्करण, क्योंकि यहाँ पे देखिए चाय को छन्नी से छाना जा रहा है, ठीक है। तो चाय में उपस्थित जो चाय की पत्ती है उसको, वो एक पदार्थ है, उसको अलग कर लिया जाएगा छन्नी से छान करके, ठीक। तो ये छोटा सा मतलब ये था समझने के लिए। तो खैर फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए चैप्टर 5 अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण और उनकी विधियाँ, ठीक है। पदार्थ कैसे अलग किए जाएंगे और उनकी विधियाँ, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हैं उनकी विधियाँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के बेस पे विधियाँ ही सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इसलिए जो ज़रूरी है बस वही रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पृथक्करण की विधियों में ही सबसे पहली विधि देखेंगे हस्तचयन। हस्तचयन से क्या किया जाता है, इसमें देखिए अनाज जैसे गेहूँ, चावल और दालें, इनमें से कंकड़, भूसे, मिट्टी के जो कण होते हैं या अन्य कण, ठीक है, और भी कोई अन्य कण या कोई अन्य जो है मतलब अनाज वगैरह के दाने अगर होंगे, ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है, हाथों के द्वारा चुन करके अलग कर दिया जाता है, ठीक। ये प्रोसेस हस्तचयन कहलाती है। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये एग्जाम्स में अक्सर करके पूछी जाती है। तो थ्रेशिंग में देखिए क्या होता है, इसमें होता है अनाज के पौधों की डंडियों को पीट कर अन्य कड़ों को अलग करना, ठीक। अनाज के जो कण हैं उनको अलग करना, जैसे गेहूं की फसल पूरी तरीके से तैयार जब हो जाती है तो उसको जब जो है काट के लाया जाता है तो क्या होता है, उसके सूखने के बाद उसको पीट पीट करके उसमें से गेहूं के दानों को अलग कर लिया जाता है। तो यही प्रोसेस थ्रेशिंग कहलाती है। थ्रेशिंग का कार्य बैलों या फिर थ्रेशिंग मशीनों से किया जाता है, ठीक है। आजकल तो थ्रेशिंग मशीनों से किया जाता है। नेक्स्ट है निष्पावन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या होता है, पवनों अथवा वायु के झोंके के द्वारा मिश्रण से, जो भी मिश्रण हमारे पास होगा अनाजों का, उसमें से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करना निष्पावन कहलाता है, ठीक है। इसमें देखिएगा जब हम इसको पिक्चर को देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे अनाज है, ठीक है, उसको हम किसी सेनी वगैरह या जो जो भी होगा तसला कुछ भी, ठीक है, उसमें रख करके कुछ ऊंचाई पर खड़े होकर के, खुले मैदान में ऊंचाई पर खड़े होकर के, और उसको धीरे धीरे गिराएंगे। तो क्या होगा कि जो भारी जो अनाज होगा वो नीचे गिरता चला जाएगा, और जो अशुद्धियाँ हैं जो हल्की होंगी वो हवा की झोंका, जिधर भी हवा का झोंका होगा उसके साथ वो उड़ करके दूर चली जाएंगी, ठीक। तो यही प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, निष्पावन, जो अनाज में से भूसे या हल्की अशुद्धियाँ जो होती हैं उन्हें दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ज़रा पिक्चर्स देख लीजिए तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये वाली जो है इसमें है वही हस्तचयन वाली प्रोसेस, जैसे गेहूं को चुनना या चावल वगैरह चुनना, तो वो दिखाया गया है। ये थ्रेशिंग दिखाई गई कि कैसे बालियों को पीट पीट करके इसमें से अनाज को अलग किया जा रहा है, गेहूं के दाने हैं और जो अनाज होते हैं उनको अलग किया जा रहा है, ठीक है। निष्पावन की विधि ये देखिए यहाँ दिखाई गई है, क्या है, हवा की जो दिशा है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है, और ये जो है इससे अनाज नीचे की तरफ ढेर होता जा रहा है, जो भारी चीज़ें वो नीचे ढेर होती जाएंगी, और जो हल्का भूसा वगैरह जो होगा वो मतलब हवा के साथ जो है वो उड़ जाएगा, ठीक। एक और यहाँ पे प्रोसेस दिखाई गई है वो है चालन। चालन विधि यहाँ पे दिखाई गई, पीछे इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चालन विधि में के द्वारा हम क्या करते हैं, जो कंकड़ पत्थर, जैसे यहाँ पे मोरंग वगैरह को दिया गया है कि मोरंग को जो हम चालते हैं तो उसमें बड़े साइज़ के जो बड़े साइज़ के जो कंकड़ वगैरह होंगे उनको इसमें से अलग कर लिया जाता है, महीन और बड़े साइज़ को जो है अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया चालन विधि। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो चीज़ बची है इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए चालन विधि में क्या होता है, चालन के द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन और थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उन्हें दूर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे गेहूं की बात की जा रही है चालन के लिए। चालन की विधि जो है वो और भी जगह, जैसे आटे को चाला जाता है, ठीक है, और छाए वो सॉरी आटे को चाला जाता है, मोरंग को जैसे चाला जा रहा है, ठीक है, और जितने भी बालू वगैरह है उसको चाला जाता है, तो सब में ये चालन विधि का यूज़ किया जाता है, ठीक। यहाँ पे गेहूं की बात हो रही है तो गेहूं का। तो इस विधि का उपयोग भिन्न अमाप वाले, देखिए यहाँ पे अलग अलग साइज वाले जो कण होंगी या शुद्धियाँ होंगी उनको अलग करने के लिए किया जाता है, चालन विधि का यूज़। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अवसादन विधि। अवसादन क्या होता है, सेडिमेंटेशन। इसमें होता है मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग के घरों में या कहीं पे भी अगर मान लीजिए पानी गंदा आ रहा है, ठीक है, तो पानी गंदा आ रहा है या उसमें मान लीजिए क्या है कि उसमें जो है वो मिट्टी या बालू वाली अशुद्धियाँ हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस पानी को पहले जो भी बर्तन होगा उसमें रख करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो जो बालू या मिट्टी होगी वो नीचे तली में जा करके बैठ जाएगी,
ठीक है। ऊपर जो फ्रेश वाटर होगा वो ऊपर रहेगा। ये जो प्रोसेस होती है यही अवसादन या सेडिमेंटेशन कहलाती है। इसके तुरंत बाद एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं निस्तारण। निस्तारण जिसे डिस्पोजल कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये जो अवसादित मिश्रण है उसको अब क्या है, नीचे जो बैठ गई है ना, जो भी तलछट वगैरह होगी वो बैठ गई है, उसे हिलाए ना, बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उंडेलने की क्रिया को निस्तारण करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि ऊपर का जो पूरा जो वाटर है वो साफ साफ है, तो उसको हिलाए ना, जो भी मिश्रण है उसको आराम से ऊपर का जो साफ पानी होगा उसको दूसरे बर्तन में निकाल लें। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम निस्तारण या डिस्पोजल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें कई तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे मिट्टी नीचे तलछट के रूप में, गंदगी के रूप में जमा हो रही थी, तो हम साफ पानी अलग कर रहे थे। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है तेल को जल से इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे तेल है, ठीक है, तेल अगर किसी जल में या मतलब जल में हम जानते हैं कि तेल का जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है, तो वो ऊपर अपनी एक लेयर बना लेता है। तो तेल को जल से सेम प्रोसेस के द्वारा जो है वो अलग कर लिया जाता है। ठीक है, ऊपर से अलग कर लिया जाता है ऐसे। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट इसी के तुरंत बाद एक और प्रोसेस होती है, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए फ्रेश वाटर तो आ गया, लेकिन अभी भी इसके पास कुछ गंदगियाँ हैं। ठीक है, वो तो खाली नीचे जो भारी अशुद्धियाँ थी वो बैठ गई थी। तो अब उन अशुद्धियों को जो बहुत महीन है, जो बैठ भी नहीं रही हैं, उन्हें अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम निस्यंदन, जिसे हम फिल्टरेशन कहते हैं, वो यहाँ पे प्रोसेस यूज़ करेंगे। पेय पदार्थ जैसे चाय, अच्छा चाय का वो जो छन्नी वाला एग्जाम्पल बताया गया था वो क्या था, फिल्टरेशन की ही तो प्रोसेस थी। उसमें से क्या प्योर, मतलब कि हमारा जो वाटर वाला जो भी मटेरियल था वो खाली कप में गिर रहा था, बाकी जितनी भी अशुद्धियाँ थी, या यूँ कहें कि चाय की पत्ती के साथ जो कुछ भी मटेरियल खड़ा होगा वो सब उसी में ही रुक गया। ठीक, तो फिल्टरेशन में क्या होता है कि चाय में से छन्नी या फिर फिल्टर पेपर से महीन अशुद्धियों को छानना निस्यंदन यानी फिल्टरेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पनीर बनाने में, अब क्या है कि पनीर एक एक तरीके से देखिए कोलाइडियल सोल्यूशन की तरह हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखिए दूध फटने के बाद पनीर काफ़ी बड़ा उसका जो है मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंस है सोल्यूशन के और उसमें जो है देखा जाए तो, लेकिन प्रोसेस सेम है। क्योंकि फिल्टरेशन में हम क्या करेंगे भाई, पनीर के काफ़ी मटेरियल भी बचा है, उसको अगर हम अलग करना चाहेंगे तो हम ऐसा फिल्टर पेपर या जो कुछ भी है, ठीक है, वो उसी कपड़े में रह जाए या फिल्टर पेपर में रह जाए। अच्छा, फिल्टर पेपर का यूज़ क्या, कि पेपर से उसमें छानेंगे तो जो अशुद्धियाँ बाकी रह रही करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा मिश्रण में से जल को वाष्पित करके अलग किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आप समुद्र के पास, समुद्र के किनारे वाला आप देख सकते हैं कि जैसे जो नमक जो प्राप्त किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो समुद्र के किनारे बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो खोद खोद दिए जाते हैं, और उसमें समुद्र का पानी तो हम लोग जानते हैं खारा होता है। ठीक है, उसको वहाँ पे एकत्रित कर लिया जाता है, और वहाँ पे जब सनरेज बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो क्या होता है, उस गर्मी की वही है, चाहे हीट दीजिए चाहे वो जो है सन की गर्मी हो, ठीक है, उससे क्या होता है कि वही जो गड्ढे का जो पानी होगा वो वाष्पित होकर के उड़ जाएगा। ठीक, वाष्पन विधि के द्वारा। तो वो जो वाष्पित एवेपोरेट हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा जो उसमें नमक जो होगा, जो उसमें घुला हुआ पदार्थ होगा वो उसमें बच जाएगा। तो इसी तरीके से नमक प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये सेम प्रोसेस वाष्पन में होती है। इसके बाद है संघनन। संघनन क्या होता है, जल वाष्प जब ठंडी होकर के द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। संघनन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बादल का बनना। ठीक है, क्योंकि देखिए पानी जो ज़मीन वगैरह पे, धरती पे, या जहाँ पे भी पानी होगा, या समुद्र का पानी, हर जगह जहाँ जहाँ पानी है वो पानी इवेपोरेट होकर के जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसका टेम्परेचर जैसे ही कम होता है, तो ये जो भाप ही तो उठ करके ऊपर जा रही होगी, वो जैसे ही ठंडी होती है वो बादलों का रूप ले लेती है। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होती है, वो सारी ड्रॉपलेट्स एक साथ जुड़ जाती हैं और वो बादल का रूप ले लेती हैं। ठीक, जब वो भारी हो जाती है तो वर्षा के रूप में नीचे फिर आ जाती हैं। तो ये संघनन की प्रोसेस का एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। अच्छा, इसमें कुछ ये जो 2 पॉइंट है जो हम लोग पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे एक अलग पॉइंट है जिसको समझने के लिए इनको समझना ज़रूरी है। विलेय पदार्थ हम जानते हैं वह पदार्थ जो जल में घोले जाते हैं, जैसे कि नमक, या फिर ये जो विलेय पदार्थ होते हैं ये आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्था में होते हैं। तो वो पदार्थ जो जल में घोले जाते हैं उनको हम विलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक, विलायक क्या होता है, वह पदार्थ जो विलेय पदार्थों को खुद में घोलता है वो विलायक कहलाता है। तो विलायक यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जल ही हो, और भी चीजें विलायक हो सकती हैं, लेकिन वो किसी को अपने में घोल रहा हो वो विलायक कहलाता है। हालांकि यहाँ पे जल को इसलिए ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि ये सार्वभौमिक विलायक है, लगभग सभी को ही, मतलब ज़्यादातर जो मटेरियल्स होते हैं उनको ही अपने में घोल लेता है, इसलिए इसको, ठीक है, सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। अच्छा, विलेय विलायक समझना इसलिए जरूरी है, विलेय एक स्पून हमने डाल करके चल गया कि जो वाटर के अंदर जितना स्पेस गर्म करके हम उन और डिस्पोजल वाली
तो यही है, वहाँ यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मिट्टी है, जैसे यहाँ पे हमने पानी को रख दिया तो ये तलछट नीचे जा करके इकट्ठा हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसी पानी को क्या किया, अलग बिना हिलाए पानी को हमने अलग कर लिया। तो ये जो इकट्ठा होना अवसादन कहलाता है। फिर ऊपर से पानी को हमने फिल्टर पेपर को ऐसे कीप में लगा करके सेट किया। इसमें से हमने जब इसको गुजार दिया तो इसमें से जो वो अशुद्धियाँ जो नहीं बैठी नहीं थी, ठीक है, मतलब दोनों प्रोसेस यहाँ पे दिखाएंगे। पानी को गर्म किया जा रहा है तो पानी बॉयल होकर के भाप में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वाष्पन विधि हो गई। अब ये जो भाप निकल रही है, वेपर जो निकल रही है, इस वेपर को हमने ढक्कन लगा करके ऊपर आइस रखी हुई है, इसके द्वारा हमने इसको ठंडा किया। जैसे ही हमने इसको ठंडा किया, वाटर में कन्वर्ट होगी। ठंडा करना ही और ठंडा करने के बाद वाष्प का द्रव्य में कन्वर्ट होना ही संघनन कहलाता है। अच्छा, लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है संतृप्त सॉल्यूशन का। वो यहाँ पे दिखाया गया है कि नमक को जल में घोला तो नमक भी वही सेम प्रोसेस तब तक ही घुलेगा जब तक कि उसमें उसका मतलब कि घुलने की क्षमता होगी। ठीक है, और जहाँ घुलना बंद हुआ